हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हम बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ फीचर्स, उसके इम्पोर्टेंस सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज हमारे इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है दैट इज़ इन फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यू बिजनेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस। ये टॉपिक आपको 12th क्लास में भी मिलेगा, ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगा। और MBA का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में MBA के एग्ज़ाम्स में जो इस टॉपिक का जो नाम है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इस वीडियो का पार्ट 1 आप देख रहे हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो देखते हैं आज कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में फर्स्ट डे पे ही पढ़ा था कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऐसे ही बिज़नेस एनवायरनमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिज़नेस एनवायरनमेंट के भी दो फैक्टर्स हैं, 2 एनवायरनमेंट हैं जो उसकी सक्सेस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो बिज़नेस के डायरेक्टली कंट्रोल में होता है। जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं ये बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ही सारे होते हैं और इन फैक्टर्स पर ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस एंटिटीज़ का फुल इफेक्ट होता है। जैसे चाहे बिजनेसेस इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि आपने देखा कि इंटरनल कंट्रोलेबल है, वो पूरा ही बिजनेस एंटिटीज़ के कंट्रोल में है। एक्सटर्नल पूरा बिजनेस एंटिटीज़ के कंट्रोल में नहीं होता। इसके कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल होते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया फर्दर, दैट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इन फैक्टर्स पर बिजनेस का कुछ कंट्रोल रहता है। कुछ फैक्टर्स को ये अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स कंट्रोल नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट इज मैक्रो। मैक्रो फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो सारे ही अनकंट्रोलेबल हैं। इन फैक्टर्स पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो अब हम इन फैक्टर्स को एक एक करके इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ही हैं। सारे फैक्टर्स ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इनसाइड से ही, अंदर से ही इफ़ेक्ट करते हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं, वो बिजनेस के कंट्रोल में है। बिजनेस पर्सन्स, मैनेजमेंट जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकती है इन फैक्टर्स को। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब डेफिनेशन बताई थी, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में समझना क्यों ज़रूरी है, इस पर बिजनेस पर्सन की नज़र होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन फैक्टर्स को नहीं देखेंगे, नहीं इन पर अपनी आइज़ रखेंगे, तो ये एक दिन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगी, ये हमारे बिजनेसेस के लिए वीकनेस बन जाएंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्कैन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कैनिंग के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से फैक्टर्स हमारे लिए स्ट्रेंथ हैं और कौन से फैक्टर्स हमारे लिए वीकनेसेस हैं, कि हमें किन फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है, कुछ नए प्रोडक्ट्स लेकर आने। ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा, जब हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट स्कैन कैसे होगा, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, हमें अंदर से ही अफेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की स्कैनिंग कराएगा। आपकी चाहे आपकी पॉलिसीज़ हो, आपकी
मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हो, आपके प्रोडक्ट्स हों, आपका मार्केटिंग का तरीका हो, आपके पास जो अवेलेबल असेट्स हैं, मशीनरीज हैं वो हो, ये सब कुछ इंटरनल फैक्टर्स में, इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में आता है। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, आप इनको एक बहुत ईजी वे में लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ 6 M's। कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो 6 M's इंक्लूड करता है, दैट इज़ मैन, that is human resources, money, financial factors, marketing resources, machinery, management structure and nature, and the last one is miscellaneous factors। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं सारे फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैन के बारे में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ फर्स्ट वन इज मैन, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप सबसे पहले तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल है, जो आपको अंदर से ही अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो मैन पावर है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपको इनसाइड से ही, अंदर से ही आपको अफेक्ट करेगी। इन फैक्ट एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स पर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ये अपने अकॉर्डिंग कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी मैन पावर है, मतलब उन जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिटी क्या है, उन काम करने वाले लोगों की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, मतलब उनको राइट जॉब मिली हुई है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ मैनेजमेंट का काम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि जैसे कि हमने सबने पढ़ा है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, अगर हम एक पर्सन को उसकी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब देते हैं तो वो उसे बेटर तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और जो लेबर उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगाई हुई है या मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए लगाई हुई है, उनके पास स्किल्स नहीं है जो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, या तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट करेगी। तो ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। कस्टमर्स बहुत इजीली आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीद लेंगे ठीक है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या बहुत ख़राब है, क्योंकि आपके पास स्किल्स जिन लोगों के पास होनी चाहिए जो बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे, वो आपके पास नहीं है। अब ये फैक्टर कंट्रोलेबल कैसे है, मैन पावर, आप जब चाहे मैन पावर को चेंज कर सकते हैं। आपको जैसी मैन स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप बहुत फ्रिक्वेंटली उसे चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैन पावर जो है, जो मैन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो इनसाइड से बिजनेस को जो है ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट इज मनी, दैट इज़ फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनमें क्या क्या आता है कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, आपके फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या हैं, आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब ये फैक्टर कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है वो समझिए। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में जो है वो कैपिटल की नीड है सिर्फ 5 लाख रुपए, ठीक है। आपने जो कैपिटल रेज कर रखी है या आपने जो अपना ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल वो आपने 6 लाख रुपीज़ की कर रखी है, तो आपका जो आपकी कैपिटल है वो ओवर है, आपने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है और वो पैसा आप मान लीजिए कि वो पैसा आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो अननेसेसरी लाइंग पड़ा हुआ है, बिल्कुल वेस्ट मनी है। लेकिन अगर आप देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, या फॉर एग्जांपल आपने किसी से ले करके, आपने बैंक से लोन लेके आपने उस अमाउंट का बैंक से लोन लिया है, तब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे हैं, लेकिन वो आपको कोई भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो ये भी मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर आप कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, तो बोलते हैं ना, कैपिटल ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट लगाओ बिजनेस में, क्योंकि आप रिटर्न आपको मिले, इसीलिए ही तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। जब कोई पैसा आपको रिटर्न ही नहीं दे रहा तो वो वेस्ट है।
इसलिए फाइनेंशियल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या हैं, आपका वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, इक्विटी ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। और जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट इसको कभी भी अपने तरीके से कंट्रोल कर सकती है। ये फैक्टर्स फॉर एग्जांपल, अब आप कह रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है अब उसमें फॉर एग्जांपल पहले डेट ज़्यादा था, तो आपने कहा कि लोन्स बहुत मतलब लोन्स हैं तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसे हटा के इक्विटी ज़्यादा किया जाए और डेट को कम किया जाए। तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत पॉसिबल है, सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में, वो जब चाहे पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसोर्सेज। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है, ये बहुत सारी एडवर्टीजमेंट में भी ये आता है, बहुत सारी जगह हमने ये जो फ्रेज़ है वो सुनी होगी। अब ऐसा क्यों है? आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, आपके पास सप्लाई इनफ है, बट आपकी एडवर्टीजमेंट ही नहीं है मार्केटिंग में, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ही इतनी ख़राब हैं कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं, आपका कोई अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, आपके कस्टमर्स नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपका मार्केटिंग मिक्स है, आपकी सप्लाई, मिडल मैन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो आप कितना भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लीजिए, कितनी भी उसकी सप्लाई बढ़ा लीजिए, वो बिकेगा नहीं। इसीलिए कस्टमर्स को चेस करना, आपको टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स चूज़ करना, या टारगेट कस्टमर्स को आपको जो है टारगेट कस्टमर्स को चेस करना है कि आपके प्रोडक्ट्स कौन से एज ग्रुप के लिए हैं, और वो जो कस्टमर्स है आपको कहाँ मिलेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करना है, कहाँ कहाँ आपने एडवर्टीजमेंट्स देनी है, कौन आपके प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होगा। ये सब चीज़ें एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब ये जो मार्केटिंग रिसोर्सेज हैं या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कम्प्लीटली कंट्रोल में है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें दिख रहा है कि अब हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केटिंग जो है कम हो गई है कंपैरेटिवली, और कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग ज़्यादा है तो उसकी सेल्स ज़्यादा है कंपैरेटिव, तो अपनी मार्केटिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हैं, जैसे उनका मन चाहे वो वैसे ही उसे मार्केट कर सकती हैं, सो दैट कि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट वन इज़ मशीनरी, दैट इज़ फिज़िकल असेट्स। अब आप ये देखें कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या हम कोई भी सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होती है जो एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो उन रिसोर्सेज में से फिज़िकल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, फिज़िकल असेट्स की हमें नीड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मशीनरी है, प्लांट है, आपके पास बिल्डिंग अप्रोप्रिएट, आपके ऑफिसेस, ये सब कुछ फिजिकल असेट्स में आएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास अप्रोप्रिएट मशीनरी नहीं है, तो आप जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली आपको कॉस्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी को लें तो सेम प्रोडक्ट आपको कम कॉस्ट पे बन जाएगा, आपका सेम प्रोडक्ट कम कॉस्ट पर ही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ काम करें ताकि आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर आप पुराने ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहेंगे और उसी के साथ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपका कॉस्ट ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। तो आपके पास कंप्लीट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, जो चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास अप्रोप्रिएट ऑफिसेज होने चाहिए जहाँ पे कस्टमर्स आपके ऑफिसेज ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ कस्टमर्स ईजिली आ पाएँ आपके ऑफिस में, कि आपका ऑफिस एक वेल नोन प्लेस पर है, बिल्कुल मिडल में है मार्केट के, या कुछ इस तरीके से जहां कस्टमर्स को बहुत इजी अवेलेबल हो आपकी सर्विसेज। तो उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट बिल्डिंग, ऑफिसेज भी देखना पड़ेगा। अब ये जो फिजिकल असेट्स है ये भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट के कंट्रोल में है।
वो जब भी चाहे अकॉर्डिंगली अपनी प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, उनके फॉर्मूलाज, नो हाउ, जैसे भी वो चाहे, जब भी वो चाहे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। अब आप देखें कि ये जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और नेचर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें होगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, उसका नेचर, आपके फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस प्लान्स, और आपके हियरार्की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हियरार्की है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब कुछ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर में इंक्लूड होगा। अब ये फैक्टर्स कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो समझिए कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ये चीज़ उनको बहुत अफेक्ट करती है। क्योंकि जब कोई एक एम्प्लॉय आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सबसे पहले देखता है कि बिजनेस, वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर एक एम्प्लॉय को जो है वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुशी खुशी काम करता है, उसका काम जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छा होगा? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, आपके फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी है हियरार्की है, जैसा भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ बिजनेस जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में, बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट के हैंड्स में है, कि अगर उनको दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके काम करके खुश नहीं हैं, या प्लान्स में कुछ प्रॉब्लम है, प्लानिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉपर स्टाफिंग नहीं हो पा रही है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ मिसलेनियस फैक्टर्स। अब जो मिसलेनियस फैक्टर्स हैं, इसमें जो है कंपनी के और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंक्लूड होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी की इमेज क्या है मार्केट में, आपके ब्रांड्स कैसे हैं, क्या आपके ब्रांड इमेज है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, या आपके जो कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ये सब कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स में आता है। अब ये मिसलेनियस फैक्टर्स जो हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ अ कंपनी मैटर्स वाइल रेजिंग फाइनेंस, फॉर्मिंग एंड जॉइंट वेंचर एट्सेट्रा। अब क्यों? अगर आपकी मार्केट में, फॉर एग्जांपल कंपनी की मार्केट में जो इमेज है वो बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी मार्केट में इमेज अच्छी है, आपकी कंपनी का बहुत नाम है, तो आपको ईजिली फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको ईजिली फाइनेंस मिल जाएगा। अगर आप जनरल पब्लिक से भी रेज करना चाहें तो भी पब्लिक बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स करेगी, आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैंक से लोन्स लेना चाहें, बैंक के थ्रू डेट रेज करना चाहें, तो भी आपको बहुत इजीली जो है डेट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी कंपनी एक वेल नोन कंपनी है जिसकी मार्केट में अच्छी खासी इमेज है। ऐसे ही अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है तो बहुत सारी कंपनीज आपके साथ जॉइंट वेंचर में आने के लिए रेडी हो जाएंगी इजीली। तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर आपके मतलब अगर आप एक अच्छी ब्रांड इमेज के साथ, अच्छे रिसर्च के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप मार्केट में हैं, तो ये बहुत इजीली हो जाता है कि आपका बिजनेस बहुत वेल एस्टैब्लिश और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो जाए। तो ये सारे थे अभी तक के हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा 2-3 दिन में, उसे भी ज़रूर देखें। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।